हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मिशन टीचर पर। चलिए, आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आपकी डिमांड पर पेडागोजी ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स की MCQ क्लासेस। तो आज ये आपकी BD 106 का जो सब्जेक्ट है आपका साइंस स्ट्रीम के लिए पेडागोजी ऑफ साइंस, जिन स्टूडेंट के पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहे हैं, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट्स का पेडागोजी ऑफ साइंस, इसको हम पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस भी बोलते हैं। तो इसका कोड होता है सब्जेक्ट का BD 106। तो साइंस स्ट्रीम का ये सेकंड सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट रहता है, बाकी सेकंड आपका मैथ सब्जेक्ट रहता है। तो BD 106 का ये फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका द पेडागोजी ऑफ साइंस। तो चलिए आज की क्लास को इसको हम शुरू करेंगे। तो इस क्लास की PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे द मिशन टीचर। उसको टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करिए और उसको ज्वाइन अवश्य करिए। वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको PDF किस तरह से इसका लेना है। चलिए, और हम इस सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने तक आपको 500 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे MCQ OMR के। और जो भी आपके मार्केट में मॉडल्स पेपर्स हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी होंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे, वो सारे क्वेश्चन में इस सीरीज़ में आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आप क्लास को रेगुलर करते रहिए, डेली आप देखते रहिए। जब भी हमारी क्लास आती है तो उसको आप रेगुलर देखते रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी क्लास आपको आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं अब हम आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, विज्ञान यानी कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपके ऑप्शन है A यूनानी भाषा, B ग्रीक भाषा और C लैटिन भाषा, D इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका? तो इसका आपका सही आंसर होगा C लैटिन भाषा, यानी कि जो साइंस वर्ड है ये आपका लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका ओरिजिन है वो लैटिन भाषा से हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, विज्ञान यानी कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है। आप देखिए, वहाँ पर पूछा गया आपको साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, यहाँ पूछा है साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, यानी किस वर्ड से हुई है। तो वो वर्ड बताना है आपको, वहाँ पर आपको भाषा बतानी थी। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं। तो हमारे ऑप्शन है A साइंटिया, B कार्बन, C फ्रूसिस और D ब्लैक। तो इसका सही आंसर होगा आपका साइंटिया। बाकी साइंस सब्जेक्ट की जो एक और ऑप्शन होता है आपको कई बुक्स में देखने को मिलेगा, सीयर भी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है इसी का, साइंटिया का। ठीक, तो इसका जो मीनिंग होता है इस सब्जेक्ट का वो टू नो, यानी कि जानना, जानने के लिए यूज़ किया जाता है
इस वर्ड को, यानी कि साइंस हमारी है ही ऐसा एक सब्जेक्ट जिसमें हम टू नो यानी कि सब कुछ जानने के लिए उसको पढ़ते हैं। नेचर में क्या है उसके बारे में जानने के लिए, बाकी फिजिकल साइंस में फिजिकल चीज़ों को जानने के लिए, मतलब टू नो, इस सब वर्ड का मीनिंग होता है टू नो। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, साइंटिया शब्द का अर्थ है, आपके ऑप्शन है ए ज्ञान, बी प्रक्रिया, सी संसाधन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर होगा ए ज्ञान। ज्ञान मतलब आपको जानना, ये आपका मीनिंग होता है। तो साइंटिस्ट शब्द का आपका अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए अभी मैंने ये बताया था आपको, तो इसका ऑप्शन होगा ए जानना, बी प्रकृति, सी संसाधन और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका जानना, यानी कि विज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानना, टू नो, किसी भी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना, जानना कि ये क्यों है, कैसे है, कब है, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब साइंस के पास होता है। तो साइंस इसीलिए यूज की जाती है, जानने के लिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, विज्ञान का ज्ञान होता है, आपके ऑप्शन है ए क्रमबद्ध, बी संगठित और सी सुव्यवस्थित, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका आपका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी, यानी क्रमबद्ध, संगठित और सुव्यवस्थित। यानी कि आपने पढ़ा होगा जो विज्ञान होता है यानी साइंस की जो डेफिनेशन होती है वो होती है आपकी द सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, यानी कि ऐसी नॉलेज जो एक क्रमबद्ध या संगठित, सुव्यवस्थित, यानी सिस्टमैटिक नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो संगठित नॉलेज हो, सुव्यवस्थित हो, क्रमबद्ध तरीके से हो, ऐसी नॉलेज को हम साइंस बोलते हैं। तो साइंस का अर्थ ही यही होता है कि ऐसी नॉलेज जो हम सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से उसको ग्रहण करते हैं, उसी को हम साइंस बोलते हैं। तो इसीलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी कि इसमें सारा कुछ आ रहा है आपका क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और संगठित, यह पूरे डेफिनेशन को वेरीफाई कर रहा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए 29 फरवरी को, बी 18 फरवरी को और सी 28 फरवरी को, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, कमेंट करिए अपने ऑप्शन को, इसको क्या आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर होगा इसका सी 28 फरवरी को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। हमारा अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक के अथक प्रयासों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का उद्भव नहीं हुआ। आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर बीपी पॉल, बी डॉक्टर स्वामीनाथन और सी बोरलॉग, डी फैराडे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसके सही आंसर को। आपका सही आंसर इसका रहेगा डी फैराडे, यानी कि फैराडे एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके अथक प्रयासों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का उद्भव नहीं हुआ था। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की खोज की थी, आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है ए रदरफोर्ड, बी आइंस्टीन और सी
मैक्स प्लांक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की खोज की थी। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। उपर्युक्त कथन किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो आपको ये डेफिनेशन दे रखी है। अब आपसे पूछा गया है कि यह किस वैज्ञानिक ने डेफिनेशन दी है, उसका नाम बताइए। तो आपके ऑप्शन है ए आइंस्टीन, बी वुडवर्न और सी कुलश्रेष्ठ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका ए आइंस्टीन। यह डेफिनेशन आइंस्टीन द्वारा दी गई है। और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जितनी भी डेफिनेशन जिस साइंटिस्ट द्वारा दी गई है आपकी बुक्स में या नोट्स में, तो उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक न एक डेफिनेशन आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगी। तो डेफिनेशंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी एक वीडियो मैं जो भी डेफिनेशंस हैं उन्हीं के ऊपर स्पेशल आपके लिए बना दूंगा, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और सारी डेफिनेशंस आपकी कवर हो जाए उसमें। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। चलिए देखते हैं, एक और डेफिनेशन आपके सामने आ चुकी है। विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परखनली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी राधाकृष्णन और सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इस डेफिनेशंस का अर्थ एक बार समझ लेते हैं हम। डेफिनेशन का कहना है कि विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परखनली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए ही नहीं है, इसका यूज या इसको और उसको मिलाने से नहीं है। इनका कहना है कि जैसे हम केमिकल्स वगैरह से कुछ नया केमिकल बनाते हैं एक दूसरे से मिला के, और तो उसी चीज़ से केवल विज्ञान का मतलब नहीं होता है। या हम प्रणाली द्वारा जो भी आप अपने प्रैक्टिकल्स करते हैं या कुछ छोटा बड़ा कोई भी चीज़ डेवलप करते हैं, कोई भी साइंस के द्वारा जो भी चीज़ डेवलप होता है, सिर्फ वही साइंस नहीं है। इनका मानना यह है कि वैज्ञानिक विधि के अनुसार मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना, जो हमारे दिमाग को प्रशिक्षित करे, उसी को हम साइंस बोलते हैं। ये इसका आंसर होगा आपका सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ये डेफिनेशन है। तो इसका सही आंसर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। हमारा अगला प्रश्न, दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है ए विलेज पास्कल ने, बी गैलीलियो ने, सी टोरिसेली ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा आपका वी गैलीलियो ने दूरदर्शी का आविष्कार किया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। हमारा अगला प्रश्न, वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञानार्जन के लिए या समस्या समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है ए सूत्र की, बी समस्या की, सी उपकरण की और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका वी समस्या की।
आपका बी आंसर इसका सही हो जाएगा। यानी कि वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञान अर्जन के लिए समस्या की आवश्यकता होती है, यानी समस्या समाधान के लिए हमें समस्या की ही आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा विज्ञान का प्रमुख प्राथमिकता युक्त क्षेत्र है? आपके ऑप्शन है ए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, बी ताप आणविक ऊर्जा उत्पादन, सी लेजर अभियांत्रिकी और डी ये सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा ये सभी। यानी कि विज्ञान का प्रमुख प्राथमिकता युक्त क्षेत्र ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत तथा और ताप आणविक ऊर्जा उत्पादन और लेजर अभियांत्रिकी सभी होते हैं। तो आपका इसका आंसर सभी हो जाएगा, डी आंसर आपका सही रहेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, वर्तमान में मानव सभ्यता जितने उच्च स्तर पर पहुंची है उसका श्रेय जाता है। आपके ऑप्शन है ए विज्ञान को, बी जनता को, सी गणित को और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर आपका विज्ञान ही होगा। यानी कि वर्तमान में जो भी मानव सभ्यता जितने उच्च स्तर पर पहुंची है उसमें पूरा योगदान विज्ञान को ही जाता है। यानी कि जो भी इंसान ने जो भी डेवलप किया है अपने, वो सारा श्रेय विज्ञान के ही थ्रू है। तो सारा डेवलपमेंट आप विज्ञान के ही थ्रू हुआ है हमारा पूरी दुनिया का। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है ए जॉर्ज स्टीवेंसन ने, बी माइकल फैराडे ने और सी हेनरी केविंडस ने और डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा, रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने के लिए किसका विकास किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अर्जेंटैंक का, बी जैविक उर्वरकों का और सी खनिजों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर। आपका सही आंसर होगा बी जैविक उर्वरकों का। यानी कि रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने के लिए जैविक उर्वरकों को बनाया गया है। यानी कि जैविक उर्वरक जैसे हमारा गोबर जो नेचुरल होते हैं, मतलब उन्हीं को हम जैविक उर्वरक बोलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, एक्स रेज की खोज निम्न में से किसने की? आपके ऑप्शन है जी मार्कोनी, बी डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन और सी थॉमस एल्वा एडिसन, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर। आपका सही आंसर होगा बी डब्ल्यू.जी. रॉन्टजन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः आधारित होती है। आपके ऑप्शन है ए अन्वेषण पर, बी तार्किक चिंतन पर, सी उपयोगिता पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा बी तार्किक चिंतन पर। वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः तार्किक चिंतन पर आधारित होती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, बोसॉन है। आपके ऑप्शन है ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन और डी फोटॉन। तो इसका सही आंसर होगा डी फोटॉन। यानी कि बोसॉन एक फोटॉन होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विज्ञान में किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। आप यह विशिष्ट प्रक्रिया ही ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। तो बताइए ये कौन सी विधि होगी। आपके ऑप्शन है आगमन विधि, बी
निष्कर्ष विधि और सी वैज्ञानिक विधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी वैज्ञानिक विधि, यानी कि विज्ञान में किसी भी समस्या के समाधान के लिए विशिष्ट प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। तो उस विशिष्ट प्रक्रिया की ज्ञान प्राप्त करने की विधि आपकी वैज्ञानिक विधि ही होगी, क्योंकि विज्ञान के तहत जो भी समस्या का समाधान होगा वो वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही होगा। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है आपका, खगोल शास्त्र पर शोध कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे। आपके ऑप्शन है ए जे.सी. बोस, वी एस.एन. बोस और सी मेघनाथ साहा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी एस.एन. बोस, यानी कि खगोल शास्त्र पर शोध कार्य करने वाले वैज्ञानिक आपके एस.एन. बोस थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन कौन से दो उपवर्ग विज्ञान वर्ग में प्रयुक्त प्रमुख रूप से शामिल किए जाते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए भौतिक विज्ञान, बी जीव विज्ञान और सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका ऑब्वियसली सी होगा, आपका ए और बी दोनों। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के प्रतिपादक थे। आपके ऑप्शन है ए मैक्सवेल, बी जे.सी. बोस, सी सत्येंद्र नाथ बोस और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी सत्येंद्र नाथ बोस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विज्ञान किस प्रकार के निष्कर्षों की खोज में रहता है। आपके ऑप्शन है ए परिमाणवाची, बी संख्यावाची, सी पक्षपाती और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए परिमाणवाची। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर एस.पी.जे. अब्दुल कलाम ने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में अभियांत्रिकी की किस शाखा में अध्ययन किया था। आपके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनिकी और बी विद्युत, सी कंप्यूटर, डी एरोनॉटिक्स। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी एरोनॉटिकल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छात्रों को कम से कम सूचनाएं दी जाती हैं और उन्हें अधिक से अधिक क्या करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए शारीरिक श्रम, बी खेलकूद और सी अन्वेषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी अन्वेषण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन है ए 1928 में, बी 1932 में, सी 1930 में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी 1930 में, यानी कि 1930 में सर सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विज्ञान की प्रगति किस पर निर्भर करती है। आपके ऑप्शन है ए समस्या पर, बी अच्छे संबंधों पर, सी अच्छे मापकों पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी अच्छे मापकों पर, यानी कि विज्ञान की प्रगति अच्छे मापकों पर निर्भर करती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, रिस्पॉन्स इन दी लिविंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है ए रमन, बी एस.एन. बोस, सी जे.सी. बोस और डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा सी, जे.सी. बोस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिक केवल किसकी खोज में रहता है? आपके ऑप्शन है ए असत्य की, बी गणितीय संक्रियाओं की और सी सत्य की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी सत्य की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? आपके ऑप्शन है ए मुद्रित सामग्री, बी संदेश प्रणाली, सी टेलीफोन और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपको डी ये सभी, यानी कि वैश्वीकरण के लिए मुद्रित सामग्री, संदेश प्रणाली और टेलीफोन तीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।